चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग का जहाँ पर रुका हुआ था, कल हम लोग कहाँ तक हो गया था? ये हम लोग का हो गया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व इन द इंटरफेरेंसेस हाइपरबोलिक इन नेचर। और ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किसी इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर हम वाइट लाइट यूज़ कर ले तो क्या होगा? सेंटर का फ्रिंज जो होता है टोटली वाइट हो जाता है, उसके अगल बगल के फ्रिंजेस जो होते हैं कलर्ड हो जाते हैं। इसके बाद आप था कि जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग, तो जीरो ऑर्डर फ्रिंज को लोकेट करने के लिए हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट is observed only when the phase difference between the two waves is, हाँ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस केवल जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो एंड कांस्टेंट होना, जीरो हो या कांस्टेंट हो। तो ये जो आंसर आया था हम लोग का फॉल्स था। ठीक, इसके बाद हम लोग को करना था द शेप ऑफ द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड शेप ऑफ द स्लिट। बताइए किस पर होगा? सी। नहीं, मैम स्प्लिट्स के बीच की डिस्टेंस के कारण। मैम इससे बी आंसर होगा। और कोई? होगा डी। मैम डिस्टेंस सी। बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन जो होता है कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी पर डिपेंड करता है फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज की चौड़ाई डिपेंड करती है। और फ्रिंज किस नेचर का होगा, सर्कुलर होगा या फिर स्ट्रेट लाइन नेचर में होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये शेप ऑफ द स्लिट पे डिपेंड करता है। अगर आपने स्ट्रेट स्लिट लिया है तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आपका स्लिट जो है गोलाकार है, छोटा सा छेद है, तो पैटर्न आपका सर्कुलर बनता है। ठीक है, तो शेप ऑफ द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द स्लिट, डी होगा। इसके बाद आपका है अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमा इज टी यूटी क्रॉस आर। इसमें क्या होगा बताइए? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था? 9 नंबर कहाँ है? 9 नहीं, 8 नंबर है। 8 नंबर का आंसर डी है आपका। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ये वाला आंसर सही होगा? एन लैम्डा 2 एन लैम्डा 2 एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 एन एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। मैम ए एन लैम्डा। ध्यान से मैम समझ के सी। बताइएगा। सी। डी। मैम सी सी। सी होगा एबीसीडी मैम। पढ़ रहे हैं आप लोग? डी। मैक्सिमम सी होता है, सी होता है मैम, अपोजिट होता है उसका। यस, जो आपका स्टोक्स लॉ होता है, स्टोक्स लॉ आपने यूज किया था इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स में, याद है आपको? थिन फिल्म जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें थ्रू जो इंटरफेरेंस हुआ करता था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जब पार्ट डिफरेंस निकाला था और मैक्सिमम की कंडीशन लगा कर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा निकाला था, तो हम लोग का जो कंडीशन आया था वो आया था 2 cos r इसका जो 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। अपनी बुक में या कॉपी में जहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है वो समझाया गया है, और जो मेरा ही वीडियो था आपने देखा होगा,
वहाँ पे कंडीशन फॉर द मैक्सिमा आपका जो आता है 2 मीटी कॉस आई इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 आता है, तो ये आपको याद रखिएगा। कोई माइक बंद कर ले, खुला हुआ है, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ सोप बबल चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो सोप बबल में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है या नहीं होता है, क्योंकि सोप बबल वन टाइप ऑफ थिन फिल्म है, ठीक है। तो थिन फिल्म से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। अगर दिखाई देता है तो ट्रू है, अगर नहीं दिखाई देता है तो फॉल्स है। हाउस है मैम। ट्रू होगा, क्योंकि सोप बबल में मैम जब आपको डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरफेरेंस पैटर्न या आपका जो बबल में कलर्स दिखाई देते हैं वो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द आई पोजीशन, आई की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये आपके कलर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो है सही मैं होगा ए नंबर, मैम मैम इंटरफेरेंस पैटर्न बबल चेंज कंटिन्यूसली। हाँ, मैम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सब बबल्स का कलर्ड हम लोग को कलर्ड क्यों दिखाई देता है मैम? मतलब किस किस फिनोमेना की वजह से? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म पढ़ा है आपने? इंटरफेरेंस की वजह से मैम। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म पढ़ा है आपने ना, तो सोप बबल भी आपका एक प्रकार का थिन फिल्म ही है, तो उसमें वही फिनोमेना एक्ट करती है जो आपका थिन फिल्म्स वाली होती है। तो इंटरफेरेंस की वजह से ही आपका सोप बबल जो होता है कलरफुल दिखाई देता है, ओके मैम। ठीक है। ओके, अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अ थिन लेयर ऑफ कलरलेस ऑयल इज स्प्रेड ओवर वाटर इन अ कंटेनर, ठीक है। एक ऑयल है जो कलरलेस है, उस 1.4 एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.4 है, एक कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक। कंटेनर में वाटर था, वाटर के ऊपर थिन लेयर ऑयल की डाल दी गई है, ठीक। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इज एब्सेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें 640 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्सेंट है। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ऑयल लेयर, ऑयल लेयर का मिनिमम थिकनेस क्या होगा, कैसे निकालेंगे? आपका फॉर्मूला क्या था मैक्सिमा और मिनिमा का थिन फिल्म के लिए, याद है? कॉपी उठा के रखिए अपना, सॉल्व करिए। 2 मीटी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 मैक्सिमा के लिए होता है, 2 मीटी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा आपका मिनिमा के लिए होता है। जहाँ पर टी आपकी मैम क्या ऑप्शन होती है, सही है। फिल्म, स्मॉल टी जो होता है वो आपका थिकनेस ऑफ द फिल्म होता है, ठीक है। म्यू का मान दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया हुआ है, ठीक है। द लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इज एब्सेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द लेयर? आपके पास फॉर्मूला है 2 मीटी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना। जब आपका कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में यानी जो लाइट फिल्म के थ्रू होकर गुजरती है फिर वापस जा रही है, तो इस लाइट में आपका ये नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब है नहीं दिखाई दे रही है, मतलब इस वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है, तभी तो इसके बाहर नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इस वेवलेंथ के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई करेंगे, 2 मीटी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा का। म्यू की वैल्यू पता है, ठीक। एन आपका फर्स्ट ऑर्डर रखना है तो एन इक्वल टू 1 ले लीजिए, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, कॉस आर इक्वल टू 1 रखिए, ठीक। कॉस आर आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से ये जो आता है, तो कॉस आर इक्वल टू आप 1 रखिए, 1 का मतलब क्या है कॉस 0, ठीक। तो आपका 2 मीटी इक्वल टू एन लैम्डा अप्लाई करके आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आपकी आए यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? तुम लोग डिवीजन करना शुरू करो, बता दे रहे हैं कि कम से कम फॉर्मूला तो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो फिर आप छोटे मोटे दिमाग को नहीं लगा पाएंगे।
क्योंकि ये मत सोचिए कि आपके सारे पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कोई नहीं जानता है, ठीक है। अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं छोटे मोटे, कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे देखते ही आप टिक कर दें, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। याद करना भूल युवराज की बेटी इंडिया के लिए खेलने जा रही है, इससे ये जरूर खेलेंगे। कौन है वालों के साथ कौन है भाई? कर हासिल करना पड़ता है, ये मुझे मैच कौन खेल रहा है? कौशल्या माइक बंद कर दिया भाई आपने? मैं नहीं खेलूंगी सर। इसको क्लास को एकदम मजाक बना लेते हैं आप लोग। When ordinary light is passed through rotating crystal, there is no variation in the intensity of the emergent light. This implies that रोटेटिंग क्रिस्टल में ऑर्डिनरी लाइट को पास कराया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप याद करिए, आपको हमने पोलराइजेशन पढ़ाया था। इस वाले से पास हुई तो यहाँ से पोलराइज लाइट निकल के आती है। इसके बाद जब दूसरा होता है इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद किसी समय यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, किसी समय यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होती है, बाकी समय इन बिटवीन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू रोटेटिंग क्रिस्टल देयर इज नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इस रोटेटिंग क्रिस्टल से पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, इसके ऊपर गिर रही है, वो क्या होगी? ऑर्डिनरी लाइट होगी, अनपोलराइज्ड होगी। हाँ, ordinary light is symmetrically about its direction of propagation. Ordinary light is polarized about its direction of propagation. Ordinary light is unsymmetrical about its direction of motion. None of the above. तो आपकी चूंकि ordinary light unsymmetrical about its direction of motion, ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि पोलराइज नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, अनसिमेट्रिकली आपका चारों तरफ कोई भी वेरिएशन, सॉरी अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब चारों तरफ आपका उसकी इंटेंसिटी सेम है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऑर्डिनरी लाइट तीनों में लिखा है, आप केवल देखते ही कंफ्यूज मत हुए, पूरी सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी लाइट है जो अपने चलने की दिशा के समांतर सममित रूप से चल रही है। दूसरा है कि ऑर्डिनरी लाइट में साधारण प्रकाश अपने चलने की दिशा के समांतर ध्रुवित है। तीसरा है कि ऑर्डिनरी लाइट एक साधारण प्रकाश अपने चलने की दिशा में असममित रूप से चल रही है। और चौथा है नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं, ठीक। तो आपका एक करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद आपका है नेक्स्ट, साउंड वेव कैन बी पोलराइज्ड। बताइए, साउंड वेव को पोलराइज किया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। साउंड वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैम ये अनुप्रस्थ 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 होता है। सॉरी अनुदैर्ध्य है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी उन्हीं को हम पोलराइज कर सकते हैं। जो अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इफ साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स देन दैट कैन बी पोलराइज्ड, ओके। अब चूंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है और पोलराइजेशन का गुण केवल ट्रांसवर्स वेव्स में होता है, ठीक। इसलिए जो सेंटेंस है कि साउंड वेव कैन बी पोलराइज, यानी साउंड वेव को ध्रुवित किया जा सकता है, ये गलत है। सेकंड नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर इज 2.2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस? वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ा है आपने? क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू एन 10 इज थीटा इक्वल टू 10 IP। sin i p। ओके, म्यू इक्वल टू होता है 10 I p। आपको क्या दिया हुआ? वेलोसिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको? आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि वाटर के केस में म्यू जब आप निकालेंगे तो एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो मैम वेलोसिटी के टर्म्स में बताइए। V1/V2 होता है, तो एयर का ले लेंगे मैम और वाटर का ले लेंगे। हाँ, एयर और वाटर ऊपर नीचे कहाँ पे होगा? ऊपर क्या होगा? तो मैम वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मैम ऊपर एयर का मैम होगा, ऊपर फिर मैम नीचे एयर वाटर का। होगा। एयर होगा मैं। हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये होता है। तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम आपका दिया हुआ है 2.2। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द एयर आपका हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप जानते हैं। इस तरह करके आप कैलकुलेट कर लेंगे म्यू का मान। म्यू का मान कैलकुलेट हो जाएगा तो म्यू यहाँ पर रखेंगे। फिर उसके आप tan का जो टेबल होता है, या अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो tan इनवर्स म्यू करके आप IP का मान निकाल लेंगे। ठीक, मैम इसका सी मान आएगा आएगा क्या? 53.7 ये आएगा। यस। और अगर आपको सिंपली अगर याद भी हो तो आप लगा सकते हैं कि वाटर, एयर और वाटर के लिए रिफ्लेक्ट जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो 53 होता है। इसके बाद आपका है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम हैज एन इंटेंसिटी 28 वाट पर मीटर। मैम आवाज माइक नहीं बंद आ करो रही है। भाई तुम लोग। किसी का माइक खुला हुआ है? सब लोग माइक बंद करिए अपना। माइक बंद कर लीजिए सब लोग अपना। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम हैज एन इंटेंसिटी 28 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम का जो तीव्रता है वो 28 वाट पर मीटर स्क्वायर है एंड इज लीनियरली पोलराइज वर्टिकली। और ये वर्टिकल है मतलब लंबवत रूप से रेखी ध्रुवित है। ठीक, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ट्रांसमिटर बाहर निकलने वाली बीम की इंटेंसिटी क्या होगी जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द पोलराइज इज 45 डिग्री विद द वर्टिकल। यानी वर्टिकल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है पोलराइड पर वो 45 डिग्री है। कौन सा नियम लगाएंगे? मैम मेलिस का। क्या होता है नियम? मैम आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर मैम थीटा। आई ओके, तो लीनियरली पोलराइज वर्टिकली है और वर्टिकल से ही थीटा आपका 45 डिग्री बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45। आई नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 28 वाट पर मीटर स्क्वायर। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। फटाफट निकालिए कितना आएगा। आई इज इक्वल टू आई मैम नॉट 14। मैम 14 वाट पर मीटर। कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकालिए फटाफट, एकदम ईजी है। इसको आप मुझे नहीं कर सकते। आई की वैल्यू 28 रखिए, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 28 का आधा आपका हो जाएगा 14। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली आपका हो जाएगा कि 14, यानी सी वाला आंसर आपका सही है। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। हेलो, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है? छोटे छोटे इस तरह से न्यूमेरिकल रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। डिफ्रैक्शन में थोड़ा बड़ा हो सकता है। फिर इसके बाद आपका अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस। ठीक है, एक प्लेन ग्लास सरफेस पर एक अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है। अध्रुवित मतलब साधारण प्रकाश गिर रहा है। What should be the angle of incidence such that the reflect and the refracted rays are perpendicular to each other? अब आपतन कोण का मान क्या होगा कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में 90 डिग्री पर हो? निकालिए आई का मान।
निकालिए, कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है कुछ? ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? सब लोग शांत क्यों हो गए हो? आवाज आ रही कि नहीं? मैम 45 डिग्री होता है। मुझे याद नहीं है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड किरण और रिफ्रैक्टेड के इनके बीच का एंगल 90 डिग्री अगर होगा तो इस एंगल को ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। आईपी से इसको प्रदर्शित करते हैं और इन पहले और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, तो म्यू इक्वल टू होता है पी। तो यहाँ पर आई प्लस आर का मान ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल है 90। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आई का मान। यहाँ पर दिया हुआ है ग्लास सरफेस, तो म्यू का मान ग्लास के लिए कितना होता है ये तो आपको याद होना चाहिए। याद है? म्यू का मान ग्लास के लिए कितना होता है? 3/2 होता है। 3/2। फोर मैम फोर 1.5। 4/3 होता है क्या मैम? 1.5 होता है, ठीक है। 1.5 आता है और क्या कहते हैं वाटर के लिए 1.33 होता है, ठीक। तो ग्लास के लिए 1.5 आता है, म्यू की जगह 1.5 रख लीजिए, आईपी का मान आपका निकल आएगा, ठीक है। आई प्लस आर इसलिए बताया गया है कि आप डायरेक्टली नहीं बताया गया कि आप बूस्टर लॉ अप्लाई करिए। बूस्टर लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया गया जिससे कि आप समझ जाएं कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बूस्टर एंगल होगा। बूस्टर एंगल कैसे निकल सकता है? बूस्टर के नियम से म्यू इक्वल टू tan IP से निकल सकता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइट जो है ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इसका मतलब आप जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे वो ग्लास के लिए यूज करेंगे। तो म्यू का वैल्यू आपको नोन होगा 1.5, तो आप यहाँ से सॉल्व करके आईपी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल के देखिए कितना आता है, कर लेंगे। हेलो हेलो, कर लेंगे कि नहीं? अब नहीं बोलेंगे आप लोग। तो मैम tan इनवर्स में 3/2 की वैल्यू क्या होती है मैम? फिजिक्स में कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल नहीं लीजिएगा। मैम लेकिन जिसमें इसमें जितनी वैल्यू दी है, इसमें से जितनी वैल्यू दी है मैम उसमें से 57 हो सकता है, संभावना है। हाँ 57। कैलकुलेट करके देखा कितना आ रहा है? हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहते हैं इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब तक कैलकुलेटर हम खोलेंगे। मैम तो सी ही हो। हाँ, ऐसे ही करिए, देखिए निकल रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही इसमें से। 57 ही आएगा, मतलब कांच के लिए तो 57 मैम शायद होता है। कोई भी एक लोग कैलकुलेट करके देखिए कैलकुलेटर से। रुपये अच्छा हम करते हैं।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। देखिए, tan इनवर्स 1.5 का मान निकाला है, 56.3 आ रहा है, तो 56.3 आपका 57 ही आप लिखिए। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी फॉलोइंग पैटर्न ऑब्जर्व फॉर विच एक्सपेरिमेंट। आप बताइए कि ये पैटर्न किस एक्सपेरिमेंट में आता है। फैब्रिक डबल स्लिट फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन, थ्रेडेड डिफ्रैक्शन या एफपी इंटरफेरोमीटर। आपने कोई पढ़ाई नहीं, आपने खाली एक पढ़ाई है इसमें से, सिंगल स्लिट फ्रॉम अपर डिफ्रैक्शन। आपको पढ़ाया था, आप फिर से जाकर वीडियो देखिएगा जो हमने पढ़ाया हुआ है। जो सेंटर पे बनता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। उसके अगल बगल जो बनता है उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। ये वाला आई नॉट अपॉन 66 पे हो जाता है, तो ये वाला आई नॉट अपॉन 22 होता है, सबसे यहाँ वाला आई नॉट अपॉन 66 हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको सेंटर से जब दूर जाते जाते हैं तो इंटेंसिटी वैल्यू घटती जाती है। तो ये आपका जो पैटर्न बनता है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का पैटर्न है। ओके, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका है व्हाट विल द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम when a light of wavelength 500 nanometer is refracted at a slit of 0.5 millimeter। तो सबसे पहले आप अपने पास देख लीजिए कि आपके पास दिया क्या क्या चीज़ है। सेंट्रल मैक्सिमा से आपको फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज के मैक्सिमा की क्या निकालना है, एंगुलर सेपरेशन निकालना है। गिवन क्या है, आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आपको स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, स्लिट विड्थ आपको 0.5 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर विड्थ का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपका होता है तो आपका जो एंगुलर विड्थ होती है क्या निकालना, व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक, सेंट्रल मैक्सिमम से आपका पहला मैक्सिमा की एंगुलर दूरी कितनी होगी, कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो आपके पास यह है फॉर्मूला। आप जब देखेंगे तो आपके पास याद होगा, आपको हमने क्या लिखा था, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आया था, कुछ याद है। डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन आई थी वो आई थी डी साइन थीटा इंटू एन लैम्डा। इसके बाद आपका जो मिनिमम कंडीशन आई थी डी साइन थीटा, सॉरी, हाँ, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आपका आता है। ठीक, तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो आप एन की जगह पे आपका रखेंगे 1 रखेंगे। ओके, जब आप एन की जगह पे 1 रखेंगे तो आपका यहाँ पे 1 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे डी को ए लिखा गया है। ओके, लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू निकाली गई तो इतना आया। तो आप कैलकुलेटर से साइन थीटा इक्वल टू, जब आपका 0.001 मालूम है और 0.001 नियरली जीरो के इक्वल है, साइन जीरो कब होता है, साइन थीटा इस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा 0.001 रेडियन है, इसको आप रेडियन में, आंसर आपका मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको रेडियन को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है आपको? नो मैम। मैथ पाई में बाई पढ़ा नहीं है? 180 बताइए बताइए। जी मैम, क्या पूछिए हैं? पहले मैम रेडियन को इसको आप पहले डिग्री में बदल के मैम फिर मिनट में चेंज करेंगे ना। हाँ, रेडियन को पहले आप डिग्री में बदलिए। रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं?
बताइए बताइए। वन इतने एट्टी बच्चों में अपॉन किसी को फाइव नहीं पता है। 180/5 रेडियन मैम को वन 5 डिग्री 180 में अपॉन रखेंगे। पाई इंटू एक्स डिग्री। हाँ, तो 0.001 आपका है। 0.001 को आप जब डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई/180, 180/पाई आपका आ गया। अब डिग्री आपकी बन गई। अब डिग्री को आपको किसमें चेंज, डिग्री 180 से कम होता है, सॉरी डिग्री मतलब आपका पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आपकी वैल्यू जो होगी डिग्री से कम हो जाएगी, मिनट्स में आ जाएगी। तो मिनट्स के लिए आप क्या करते हैं, 60 से आप उसको फिर डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एनबी को डिवाइड करने वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है। अब इसी में डिग्री में दिया होता तो कोई बात नहीं थी, रेडियन में दिया होता कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन आपका सब मिनट में ही दिया हुआ है, तो आपकी मजबूरी है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडियन मिनट इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है हम आपको करके बता देंगे, पोस्ट कर देंगे कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका a diffraction pattern is obtained with a straight edge using light of wavelength 5500 एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट को यूज किया जाता है और एक स्ट्रेट एज मतलब जैसे ब्लेड का एज है, ब्लेड स्ट्रेट होता है और उसके जो किनारा होता है बहुत शार्प होता है, तो उस तरह के एजेस को यूज करके डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया गया है। द सेपरेशन बिटवीन द एज एंड द सोर्स इज 15 सेंटीमीटर, यानी एज और सोर्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। एंड द आई पी सी 3 मीटर। आप ये सोचिए अगर यहाँ पे आपका सोर्स है तो ये 15 सेंटीमीटर का है, ये आपका स्लिट का काम करेगा, और आपका स्क्रीन यहाँ पर है, तो यहाँ से स्क्रीन जो है आपकी 3 मीटर की दूरी पर है, और ये दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम, आपको अपने फर्स्ट मिनिमम मैक्सिमम की पोजीशन निकालनी है। तो फिर से आपके वही फॉर्मूला यूज होगा, एक मिनट, ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस का डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए। डबल स्लिट में इसको यूज करते हैं, ओके, जिसमें ए प्लस बी जो होता है, ए आपकी ये दूरी होती है, बी आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक, और मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो इतनी होती है, तो उसके फॉर्मूले से ये निकल आता है। तो ये डबल स्लिट का आपके कोर्स में नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका है कि इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट इफ द वेव्स पास थ्रू अ गैप विथ इक्वल टू, ठीक है। आपका जो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट है वो कब मैक्सिमम होगा, जब आपकी वेव एक गैप से पास होती है जिसकी चौड़ाई उसके बराबर होगी, फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, वेवलेंथ के बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, या वेव फ्रंट के बराबर होगी। अगर आपका जो गैप है उसकी चौड़ाई फॉल करने वाले वेव के लैम्डा के बराबर वेवलेंथ होती के है। इक्विवेलेंट होगी, तो लैम्डा आपका लैम्डा डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो होगा मैक्सिमम होगा, तो आपका वेवलेंथ होगा, ठीक है। इसके बाद है विजिबल लाइट हैज़ वेवलेंथ ऑफ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, कौन सा होगा बताइए, ये आप ही बताएंगे हम नहीं बताएंगे। बी ऑप्शन 3 × 10⁻⁸ भाई वो तो लाइट की स्पीड होती है ध्यान से यार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करना है। लाइट की वेवलेंथ इनमें से कौन सी है, लाइट की वेवलेंथ सबसे पहले आप ये बताइए वेवलेंथ किस यूनिट में नापा जाता है। मीटर में मतलब लेंथ में लेंथ में तो है, मैम एंगस्ट्रॉम में, मैम एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पे सब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब क्या दिया है, सब मीटर दिया हुआ है। मीटर में। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर का होता है,
ए होगा मैम, ए 10 to the power minus 10. अब विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज होता है कितना होता है, 4000 से या 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, तो जब आप 4800 या 7800 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? मैम 5 इंटू 10 के पावर माइनस मैम 4800 नहीं मैम 4000 होता है ना। मैम नैनोमीटर में होता है 4000 से। जब नैनोमीटर यहाँ दिया ही नहीं तो नैनोमीटर की बात क्यों सोच रहे हैं आप ये सोचिए कि 4800 एंगस्ट्रॉम में हम मान लेते हैं कि ये अगर दिया हुआ है तो इस एंगस्ट्रॉम को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4.8 10⁻⁷ इतना मीटर आएगा। कोई भी इन तीनों में से कोई भी 10⁻⁷ के रेंज में नहीं है, खाली यही रेंज में है। अगर 4000 से अगर 7000 भी आप मानते हैं तो भी ये 5000 एंगस्ट्रॉम का है, तो है तो इन बिटवीन ही, इनके बीच में ही आ रहा है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम है इसमें से आपका। तो आपका पहला नंबर आंसर सही है। एकदम सिंपल सा था, ये भी आप सोचते रह गए। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, बाकी सब तो इतना मीटर बहुत लंबा है, 10⁸ मीटर कितना बड़ा हो जाएगा, 3 भी 4 भी सब कुल मिला के आपका पहला आंसर सही है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है कि फॉर लिसनिंग रेडियो इन कार्स एक्सटर्नल रेडियो एरियल्स आर यूज्ड बिकॉज। कार आदि में हमको रेडियो सुनने के लिए एक्सटर्नल रेडियो एरियल्स का मतलब एंटीना लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ, रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, रेडियो वेव्स कैन नॉट पास थ्रू विंडो, रेडियो वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट। रेडियो वेव के पास छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, दूसरा है बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है, तीसरा है कि विंडो से पास नहीं हो सकती हैं, मैम बी। और चौथा है और कोई? मैम यस मैम, बी बी होगा मैम, क्योंकि मैम बी। मैम बी। मैम बी। यस मैम बी। भी सही होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम Yes, आपने ma'am. देखा है, जब आप वेवलेंथ के ऑर्डर में बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले आपका गामा रे होता है और सबसे लास्ट में रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है। सबसे पहले गामा ही होता है ना, कि एक्सरे होता है, गामा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सरे होता है। तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो शॉर्टर होगा नहीं, लॉन्गर होगा, और वेव्स कैन नॉट पास थ्रू विंडो, रेडियो वेव्स रिक्वायर मीडियम रिक्वायर नहीं करता है। ठीक है, रेडियो वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं करता, इसमें लिखा रेडियो वेव्स रिक्वायर मीडियम। तो आपका बी आंसर सही है। ओके, अब इसका नेक्स्ट है आपका स्प्रेडिंग ऑफ वेव इज स्प्रेडिंग ऑफ वेव एज इट पासेस थ्रू ए गैप और अराउंड एन एज इज कॉल्ड। किसी वेव का मैम डिफ्रैक्शन फैलाव सी। मैम डिफ्रैक्शन। गैप या किसी किनारे की। ओके गुड, ठीक है, ये आपका हो गया। कुछ और देखते हैं।